दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल से हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम एक एक टॉपिक को पकड़कर उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला हमने जो सब्जेक्ट पकड़ा है वो हमने है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में भी हमने मॉर्फोलॉजी लगभग समाप्त कर दी है। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको आप जाकर देखिए और उसके बाद में ये वाली क्लास को आप कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए, हमने अपना पिछली क्लास में वॉल्केनो या वॉल्केनिज्म स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन को लगभग कंप्लीट किया था, जिसमें हमने वॉल्केनिज्म या ज्वालामुखीता देख लिया है। ज्वालामुखी क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लिए थे। साथ ही साथ इसके ज्वालामुखी के घटक, और हम पढ़ रहे थे लास्ट में निसृत पदार्थ, है ना। उस निसृत पदार्थ में भी हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली थी। हमने ठोस देख लिया था। ठोस में कौन कौन सी चीज़ें ज्वालामुखीता के क्रम पर बाहर आता है, जैसे कि हमारे ज्वालामुखी बम, लैपिली, स्कोरिया, प्यूमिस और ब्रेसिया। हमने इनको डिटेल में समझ लिया था कि ये आकार के आधार पर कुछ वर्गीकृत किए गए हैं और कुछ उनकी पहचान, जैसे कि प्यूमिस झागनुमा जो संरचना हमें ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद दिखती है, वो हमें समझ में आती है। ठीक है ना। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं। गैसेस भी देख ली थी। गैसेस में हमने देखा था ना कि गैस में सर्वाधिक रूप से क्या निकलता है, तो जल वाष्प निकलता है। कितना? लगभग 60 टू 90% जो होती है वो गैस में जल वाष्प होती है। इसके अलावा अन्य गैसेस भी मैंने आपको बता दी थी कि CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि ये गैसें थी जो हमने कल लास्ट क्लास में देख ली थी। इसके बाद हमें देखना है वो होता है लिक्विड। लिक्विड के रूप में ज्वालामुखीता से क्या बाहर आएगा, तो सबको पता है क्या चीज आएगी बाहर, लावा या मैग्मा। जब पृथ्वी की आंतरिक सतह पर जो द्रव होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जब वही बाहर सतह पर आ जाता है, मतलब बाहर सतह पर आ जाता है, तो हम उसे क्या कहने लगते हैं, लावा। ठीक है ना। तो इसे हम क्या आएगा, तरल के रूप में लावा हमें देखने के लिए मिलता है। अब ये लावा भी दो तरीके का होता है या दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। किस किस रूप में? ये लावा या तो होगा अम्लीय लावा और या होगा क्षारीय लावा, एसिडिक या बेसिक। ठीक है ना। अब अगर यदि मैंने अम्लीय लावा और क्षारीय लावा वर्ड यूज किया है, जिसमें से अम्लीय और क्षारीय ये जो दो शब्द हैं, इनसे आप पहले से परिचित हैं। अम्लीय लावा की जब मैं बात करता हूं तो उसमें मुझे किसकी प्रधानता देखने मिलेगी? अगर यदि आपने पुरानी क्लासेस की हैं तो आप जल्दी से इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर यदि मैंने अम्लीय लावा कहा है, इसका मतलब होगा इसमें सिलिका की प्रधानता होगी, है ना। तो ये जो अम्लीय लावा होता है इसमें लगभग 65 से 85% तक सिलिका उपस्थित होता है, जिसके चलते ये इसकी प्रकृति हो जाती है अम्लीय। और इसके साथ अब सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी जो आपने पहले देखी हैं। अगर यदि इसमें सिलिका की प्रधानता ज्यादा है तो इसमें विस्फोटकता भी होगी क्या, ज्यादा। इसी के साथ इसमें जो गाढ़ापन होगा वो भी होगा ज्यादा। आया समझ में? जिससे क्या निर्मित होगा, जिससे शंकु पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत हमें देखने के लिए मिलेंगे। आगे समझ में कि जब ज्वालामुखीता से जो तरल लावा के रूप में बाहर आता है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो अम्लीय या क्षारीय। अम्लीय लावा की विशेषता मैंने आपको बता दी। अब इसी के साथ में क्षारीय लावा देख लीजिए। क्षारीय लावा जो होगा वो अम्लीय लावा की अपेक्षा इसमें क्या ज्यादा समाहित करके रखेगा, तो इसमें जो सिलिका होगा वो सिलिका लगभग 45 से 65% तक माना गया है या देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिलिका की प्रधानता कम होती है ना। इसी के चलते इसकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी, ये विस्फोटकता में हो जाएगा कम, साथ ही साथ इसमें जो गाढ़ापन होगा वो भी हो जाएगा कम। ठीक है। और इससे जो निर्मित संरचनाएं होंगी वो क्या होगी, वो होंगी क्षारीय पठार। आया समझ में? मैंने आपको बताया था ना कि अगर यदि गाढ़ा है या चिपचिपा है तो उसकी संरचना किस तरीके से देखने मिलेगी हमको, ये इस तरीके से पर्वतनुमा संरचना बन जाएगी, क्योंकि गाढ़ा है तो एक ही जगह पे इकट्ठा है, जल्दी जल्दी फैल नहीं रहा है। वहीं अगर यदि क्षारीय है, सिलिका की प्रधानता नहीं है उसमें,
तो ये इस तरीके से फैलने की कोशिश करेगा, ये है ना। तो यह शील्ड नुमा संरचना या पठार नुमा संरचना हमें देखने के लिए मिलती है। आगे यहाँ तक आपको समझ में, आगे बढ़े चलिए। तो इसके अलावा हमारे पास क्या था, साथ ही साथ एक ज्वालामुखी राख भी होती है जो निश्चित पदार्थ में, तो बस उसके लिए हमें यही है कि बस निश्चित पदार्थ में तरल और ज्वालामुखी राख, तरल में आपने समझ लिया है। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं कि ज्वालामुखीता का कारण क्या है, ज्वालामुखीता क्यों हो रही है, वोल्केनिज्म क्यों देखने मिलता है हमें। तो अगर फिर वही बात, हमने स्टार्टिंग की क्लास से लेकर जो हमने यहाँ तक की जर्नी तय की है, इसमें बहुत सी चीज़ें हमने पहले ही देख ली हैं जो आज हम फिर से इसके कारणों में देखेंगे। क्योंकि हम अभी तक सारी चीज़ें किसकी, पृथ्वी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर उसके बाद चट्टानें, भू संचलन, ये जो सारी घटनाएं जो हम देखे हैं, तो उन सभी में कहीं ना कहीं हमें इसके कारण देखने को मिला है। साथ ही साथ इसका प्लेट विवर्तनी की जो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी ना, उसमें भी हमने इसके कारण देख लिए थे। चलिए कोई नहीं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा ताकि हमें वो बहुत अच्छे से ध्यान रहे। देखिए, अगर यदि मैं ज्वालामुखीता के कारणों की बात करता हूं, तो एक जो पहला आंतरिक प्रक्रिया है, क्या है आंतरिक प्रक्रिया, ये हमने देखा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं, है ना, गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, रिपीट कीजिए, तापमान में वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि के चलते यहाँ ये जो हमें मेंटल में दुर्बल मंडल क्षेत्र प्राप्त होता है, यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, तो मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है ना। मैग्मा की उत्पत्ति हमें किस कारण देखने मिलती है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वहां पर तापमान में वृद्धि होती है, जिससे चट्टानें गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। पहले तो ऊपर हमें ठोस चट्टानी सतह मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो क्या है, चट्टानें गर्म गलित अवस्था में मिलती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर जब इसी में किसी प्रकार का आंतरिक संचलन होता है, अंतर्जात संचलन होता है, तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें देखने मिलता है ज्वालामुखी, है ना, जो एक प्रकार से आकस्मिक और तीव्र भूसंचलन का प्रकार है। चलिए, एक ये हो गया। इसके अलावा अगर यदि आप देखेंगे, ये जो पहले भी हमने डिस्कस किया है कि दाब प्रपोर्शन होता है किसके, गलनांक के। अगर यदि दाब अधिक होगा तो गलनांक भी अधिक होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है कि अगर यदि किसी प्रकार से यहाँ जो चट्टानें हैं इनके बीच में किसी प्रकार की दरार आती है, तो यहाँ पर जो मैग्मा होता है उसके भी गलने का दर क्या हो जाता है, यहाँ दाब हुआ कम तो गलनांक भी हो जाएगा कम, जिसके चलते यहाँ मैग्मा उत्पत्ति दर हो जाएगी अधिक, जिसके चलते यहाँ हमें ज्वालामुखी विस्फोट देखने मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको चीजें। इसके अलावा जो दूसरी चीज हमने क्या इसमें लिखी हुई है, प्लेट विवर्तन की, तो ये तो आपने पूरा टॉपिक ही पढ़ा है, फिर भी आप देख लीजिए। चलिए, प्लेट विवर्तनिकी में कैसे समझ सकते हैं, जो चैनल में नए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, और जो मेरे साथ में यहाँ तक पहुँचे हैं उनको तो बहुत अच्छे से क्लियर है, उनको तो लग रहा होगा सर वही वही आप रिपीट करा रहे हो, लेकिन जो नए हैं वो एक बार आप समझ लीजिए। प्लेट विवर्तनिकी में क्या होता है, देखिए अभिसरण गति आपने देखी है ना, कन्वर्जेंट बाउंड्री मोशन। तो जब प्लेट इस तरीके से नीचे की ओर जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यदि ये ओशियन प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो जब ओशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है तो यहाँ पर घर्षण ज़्यादा होता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है, साथ ही साथ गलन भी बढ़ जाता है। और तो और साथ में आप देखेंगे ये वाला जो ये परतें विभाजित की है ना हमने इस तरीके से, ये सब बार बार रिपीट इसलिए मैं करता हूँ ताकि आप लोगों को याद ही हो जाए, है ना। ये कौन सी परत है, सियाल, ये कौन सी परत है, सीमा, और ये कौन सी परत है, नीफे। तो जब ये परत एक प्रकार से ये हो गई हमारी सियाल और इसी के नीचे सीमा, जब ये नीचे सबडक्ट हो रही है तो यहाँ पर भी तो सियाल और सीमा होंगी ना, तो इसके चलते क्या हो गया, यहाँ पे सिलिका की प्रधानता अधिक हो गई, जहाँ पर हमें मैग्मा की उत्पत्ति की दर बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, अभिसरण प्लेट गति के चलते
हमें ज्वालामुखी विस्फोट देखने मिलता है। इसी के साथ अगर यदि ओशन प्लेट है तो जल की भी प्राप्ति हो जाती है, जिससे जल वाष्प हमें प्राप्त होता है, जो कि मैग्मा या ज्वालामुखीता के लिए एक उत्तरदायी कारक बन जाता है। हमने देखा भी है ज्वालामुखीता के चलते सर्वाधिक गैस के रूप में बाहर क्या निश्चित होता है, तो जल वाष्प निश्चित होता है। उसका रीजन भी यही है। चलिए ठीक है, तो ये हो गई हमारी अभिसरण गति। इसके अलावा हमें क्या देखने मिलता है, अपसारी गति। तो अपसारी गति में कौन सा कंसेप्ट यूज हो जाएगा, अभी अपन ने किया ना दाब और गलनांक का। तो अगर यदि प्लेट इस तरीके से दो विपरीत दिशाओं में गमन करेंगी तो यहाँ क्षेत्र में दाब में हो जाएगी कमी, जिसके चलते मैग्मा उत्पत्ति दर में वृद्धि हो जाएगी। चलिए ये हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, क्या होगा, जोश जोश में जल्दी जल्दी में ना हम ये भी बोलेंगे कि इसके बाद कौन सा आता है, समानांतर प्लेट गति। तो समानांतर प्लेट गति के चलते कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, क्या होता है उससे, भूकंप आते हैं। सर्वाधिक भूकंप हमें किस प्लेट अभिसरण से देखने मिलता है या किस प्लेट गति से मिलता है, समानांतर प्लेट गति से हमें सर्वाधिक भूकंप देखने मिलते हैं, ना कि ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे इसके ज्वालामुखीता के कारण। अब हम देखेंगे इसका प्रकार और इसका वर्गीकरण। ठीक है, देखिए ज्वालामुखीता को अगर यदि हम वर्गीकृत करें तो दो तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। किन किन आधारों पे, दो आधार ले लिए हमने, एक तो उद्गार की प्रकृति के आधार पर और एक उद्गार की अवधि के आधार पर। पहला प्रकार, किस प्रकार का उद्गार हो रहा है, और उद्गार की अवधि क्या है। तो पहले हम अवधि समझ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अवधि के आधार पर तीन तरीकों से ज्वालामुखी को विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम ही सक्रिय है, वो है ना, मतलब कि पहले भी सक्रिय था, अभी भी सक्रिय है और आने वाले समय में भी वो सक्रिय रहेगा। मतलब कि इसमें अगर यदि मैं इसको इस तरीके से विभाजित कर दूं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो क्या होगा, देखिए इसका मत सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो भूतकाल में ज्वालामुखीता की घटना से प्रभावित होते हैं। उसके बाद में वर्तमान में भी उनमें ये घटना घटित हो रही होती है और भविष्य में भी घटने की पूर्ण संभावना है। जैसे कि उदाहरण में हम कौन सा देख लेंगे, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। हर 15 मिनट में विस्फोट होता है। सक्रिय ज्वालामुखी हो गया जो भूतकाल में भी या पास्ट में भी विस्फोट हुआ था, वर्तमान में भी विस्फोट हो रहा है और भविष्य में भी विस्फोट होगा। चलिए फिर ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सुषुप्त। सुषुप्त को भी सेम इसी तरीके से हम करके देखेंगे, है ना। ये आ गई सुषुप्त के लिए। सुषुप्त का देखेंगे क्या है। सुषुप्त में ये हो जाता है कि ये जो सुषुप्त ज्वालामुखी, देखना सुषुप्त मतलब कि पहले कभी जागा रहा होगा लेकिन अभी सो रहा है, लेकिन भविष्य में जाग सकता है। तो उसे वही इसी प्रकार से कि कभी पास्ट में विस्फोट हुआ था लेकिन वर्तमान में विस्फोट नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना बनी हुई है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, सुषुप्त ज्वालामुखी का है, विसुवियस ज्वालामुखी और क्राकाटाओ ज्वालामुखी। आया समझ में। तो अगर यदि कोई जस्ट आपको स्टेटमेंट दे दे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और 3-4 ज्वालामुखी के नाम है, तो कम से कम ये दो तो याद रहेंगे। दो जो आप पढ़ रहे हैं जिसमें आप टाइम दे रहे हैं, कम से कम वो तो आप याद ही रहेंगे ना। सुषुप्त कौन कौन से बताए मैंने, विसुवियस और क्राकाटाओ। ठीक है, चलिए सेम वही स्ट्रेटेजी हम नेक्स्ट वाले में भी यूज करेंगे। एक ही डायग्राम से काम चल जाएगा लेकिन आप इसको अलग अलग बनाइएगा अपने नोट्स में ना। ये मृत हो गया। तो मृत का क्या होगा, अब आप खुद ही दिमाग में आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये कभी पास्ट में विस्फोट हुआ होगा,
परंतु ना तो ये प्रेजेंट में विस्फोट हो रहा है और ना ही फ्यूचर में इसके विस्फोट होने की संभावना है। उसे हम क्या कहेंगे? मृत ज्वालामुखी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी। ठीक है, तो आपने प्रकार और वर्गीकरण में जो पहला प्रकार था, वर्गीकरण था उद्गार की अवधि के आधार पर, उसको समझ भी लिया, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। चलिए अब हम देखते हैं उद्गार के प्रकार के आधार पर ज्वालामुखी को किस तरीके से बांटा जाता है। देखिए, इसके भी दो प्रकार हैं, केंद्रीय उद्गार और एक होता है दरारी उद्गार। पहले शब्द सुना है, ये सुना होगा, ध्यान नहीं है ना? सुना होगा, कहाँ सुना होगा? अभिसरण गति और अपसारी गति में। तो जो केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखीता है, ये संबंधित है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध है अभिसरण प्लेट गति से। तो ऑटोमेटिक इसका संबंध किससे हो जाएगा? अपसारी प्लेट गति से। पहली चीज आपने ये तो देख ली, केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी का संबंध अभिसरण प्लेट गति से होता है, जबकि अपसारी प्लेट गति का संबंध दरारी उद्गार से होता है। चलिए, और क्या चीजें होंगी? अब देखिए, सब वही चीजें इसमें अगेन, जब इसमें केंद्रीय उद्गार होगा तो क्या होगा? मैंने इसके पहले अभी अब जो चीजें आपको बताई सब अप्लाई हो जाएंगी। इसकी विस्फोटकता अधिक होती है, इस उद्गार में जो लावा बाहर आता है उसका गाढ़ापन अधिक होता है। साथ ही साथ इससे निर्मित जो संरचनाएं होती हैं वो कौन सी होंगी? शंकु पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत की संरचना हमें देखने मिलेंगी। वहीं हम दरारी उद्गार में देखेंगे तो अपसारी प्लेट गति से संबंध है इसका, जिसके चलते यहाँ हमें ज्वालामुखी जो देखने मिलता है, निर्माण किसका होगा? इसकी विस्फोटकता हो जाएगी कम, गाढ़ापन भी होगा इसका कम, जिससे यहाँ पे हमें क्षारीय पठार जैसी संरचनाएं देखने मिलेंगी। आगे समझ में, और भी जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। अभिसरण प्लेट गति से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो सारी आप यहाँ पर अप्लाई होती हैं, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कौन कौन सी? कि ये अम्लीय होता है, अम्लीय लावा का उद्गार होता है इससे, क्योंकि इससे क्षारीय लावा का। सेम वही कंसेप्ट कि क्यों इससे अम्लीय हो रहा है, क्योंकि यहाँ जब प्लेट सबडक्ट होती है तो जो सीआल और सीमा परत होती है वो नीचे की ओर जाती है, तो नीचे की जो सीमा परत होती है उससे भी मर्ज होती है, वहां उसका गलन ज्यादा होता है, जिसके चलते सिलिका की प्रधानता अधिक हो जाती है। सिलिका की प्रधानता अधिक होने से वो प्रकृति उसकी अम्लीय हो जाती है। आ गया? करेक्ट हो गया ना? चलिए ठीक। एग्जाम्पल अगर यदि आपको देखना है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, है ना? अभी अपन जब इसकी स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे ना ज्वालामुखीता में, वहां भी आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने मिल जाएंगी। इस चीज के साथ में अब आप देखिए, ये इस चीज के साथ में अब हम इसके इसी में क्या होता है, देखिए उद्गार के प्रकार के आधार पर ही ना एक चीज और होती है इसमें, जो होता है क्या? उद्गार की केंद्रीय उद्गार में ना उद्गार की तीव्रता के आधार पर, वैसे अगर यदि इसको सही मायने में और ज्यादा क्लासिफाई किया जाए तो केंद्रीय उद्गार में आएगा इसका संबंध। केंद्रीय उद्गार को आप समझा ना? अब केंद्रीय उद्गार को भी तीव्रता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उद्गार की तीव्रता के आधार पर इसे केंद्रीय उद्गार को, देखिए इसमें इसके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं ना, कौन कौन शामिल होता है इसमें? एक हो जाता है हमारा हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा दूसरा हो जाता है स्ट्रामबोली तुल्य ज्वालामुखी, सेम है। फिर वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, इसके साथ विसुवियस
तुल्य ज्वालामुखी, और लास्ट पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। मैंने क्या बताया आपको, प्रकार और वर्गीकरण में हमने केंद्र उद्गार के प्रकार के आधार पर दो तरीके से देखा था, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार, और अवधि के आधार पर तीन प्रकार, कौन कौन से, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। अब हमने केंद्रीय उद्गार को समझा। केंद्रीय उद्गार को भी तीव्रता के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। किस किस पे, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोरी तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन, विसुवियस और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये सब किसके आधार पर वर्गीकृत है, और ये ना तीव्रता का बढ़ता क्रम है। ये तीव्रता का बढ़ता क्रम, जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, तो तीव्रता क्या हो रही है, तीव्रता बढ़ रही है। विस्फोट होने की तीव्रता में वृद्धि का क्रम है। कभी कभी एक क्रम पूछ लिया जाता है निम्नलिखित को तीव्रता के आधार पर आप जमाइए, ठीक है ना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, जिसमें भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे बोलेगा। अगर यदि आपने बहुत ध्यान से देख लिया है, इसको नोट कर लिया है, तो आपसे वो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अगर यदि डिटेल में बता दूं, थोड़ा सा देखिए। इसमें अब हम देख रहे हैं तीव्रता ना, तीव्रता में सबसे पहला कौन सा, हवाईयन तुल्य। हवाईयन तुल्य का अगर जैसे आप नाम सुन रहे हैं, तो आपने हवाई द्वीप सुना होगा, उसी के आधार पर वर्गीकृत है ये हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। इसकी जो तीव्रता होती है वो अन्य की अपेक्षा कम होती है, अर्थात ये शांत रूप से विस्फोट होता है, शांत रूप से विस्फोट होता है, और अपेक्षाकृत इसकी जो विस्फोटकता होती है वो कम होती है। तो अगर यदि हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी के बारे में आपको लिखने के लिए आए, तो आप उसमें ये चीज लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें देखेंगे, इसमें ना ये दो चीजें हो गई, इसके अलावा इसमें रहता है कि जो निश्चित गैस की तीव्रता होती है ना, निश्चित गैस की तीव्रता कम होती है, और तो और इसमें जो लावा है, लावा का गाढ़ापन भी कम होता है। आए समझ में। अब वैसे भी अगर यदि मैंने आपसे ये बोला, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर यदि आपको एक से दो चीज़ें पता है, तो आप सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपसे बोला कि हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, अगर यदि मैंने पहले स्टेटमेंट इसका ये कह दिया कि ये शांत रूप से विस्फोट है, मतलब कि एकदम से विस्फोट नहीं होता, इसकी तीव्रता ज़्यादा नहीं होती। अगर यदि इसकी तीव्रता ज़्यादा नहीं होती है, तो बाकी सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो गई होंगी ना। तीव्रता ज़्यादा नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसमें सिलिका की प्रधानता कम होगी, सिलिका कम होगा इसमें। है समझ में, मतलब कि ये क्षारीय है, कनेक्ट हो रहा है ना सारी चीजें, और तो और गाढ़ापन भी कम है, तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर यदि आप बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। अगर यदि आप सारी चीजों को याद करने पर तो लेंगे ना, तो आप चीजें कर नहीं पाएंगे उसको याद। तो चीजों को समझ कर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलिए, हवाईयन तुल्य हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर किसका था, बताइए फटाफट। दूसरा नंबर था आपका स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली तुल्य। थोड़ा सा ना क्या, देखिए मैं नीचे देख के लिखता हूं तो सही लिखूंगा, मैं मुझे क्या होता है स्क्रीन में देखकर लिखना होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रॉपरली लिखने में दिक्कत होती है। अभी इसी चीज को अगर यदि मैं स्क्रीन में देख के लिखूं, स्ट्राम्बोली, ये देखिए, चलिए कोई नहीं, अपन राइटिंग तो ठीक है, कभी ना कभी सही हो ही। स्ट्राम्बोली तुल्य, है ना। स्ट्राम्बोली तुल्य में क्या होगा, जैसे कि आपको पता है हर 15 मिनट में क्या होता है, विस्फोट होता है। तो इसकी जो तीव्रता होगी, इसकी तीव्रता हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी की तीव्रता से अपेक्षाकृत, तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होगी। इससे, हवाईयन तुल्य से।
क्योंकि अभी तीव्रता में अभी बढ़ते क्रम में हम बढ़ रहे हैं ना। चलिए, साथ ही साथ ये इसकी अगर यदि प्रॉपर अवस्थिति देखें तो अवस्थिति कहाँ है इसकी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित जो लिपारी द्वीप है ना, लिपारी द्वीप है, वहां पर हमें ये देखने मिलता है। और अगर यदि हम किसी उसकी बात करें, किसी देश के द्वीप की बात करें तो सिसिली, समझ गए, इटली के सिसिली द्वीप में जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, उसके उत्तर में ये जो लिपारी द्वीप है वहां अवस्थित है कौन सा, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। साथ ही साथ इसमें क्या हमें देखने मिलता है, इसमें हमें देखने मिलता है ये है सतत उद्गार वाला। इसका रीजन हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि इसमें सतत उद्गार क्यों बना रहता है। ठीक है, सतत उद्गार हो गया इसमें। और क्या चीजें हैं, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें, चलिए ठीक है, इतना बहुत है इसमें। देख, बाकी सारी चीज़ें आप पिछली क्लासेस से कनेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लिखने के क्रम में आप इतनी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। चलिए, स्ट्राम्बोली तुल्य भी हो गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है वल्केनियन। वल्केनियन, अरे ऊपर लिख गया, वल्केनियन। नेक्स्ट पेज खाली है क्या, चलिए ये वाला पेज यहाँ पे लिख देता हूँ ना, पूरा पेज खाली है। वल्केनियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी में क्या होता है देखिएगा, इसकी भी क्या होगा, अब इसकी विस्फोटकता स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी से अपेक्षाकृत अधिक होगी। साथ ही साथ ये अम्लीय और अम्लीय प्लस क्षारीय दोनों तरह का लावा का उद्गार करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर यदि मैं देखूं तो क्या है इसका, वल्केनो, वल्केनो ज्वालामुखी। इसकी एक विशेषता और पता क्या है, इसकी विस्फोटकता इतनी ज़्यादा होती है कि जो पहले से निर्मित संरचना है, तो जब नवीन विस्फोट होता है तो ये पुरानी संरचना को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। मतलब देखिए कितना ज़्यादा इसका प्रभाव होता है ना। तो वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी का एग्जाम्पल वल्केनो, जो अब देखिए जो मुख्य ज्वालामुखी है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चित ज्वालामुखी रहते हैं, या वो बहुत सालों से बहुत सारी विशेषताओं को अपने अंदर समाहित कर चुके हैं, उन्हीं के नाम पर इन ज्वालामुखियों का नाम रख दिया गया है। ठीक है, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पीलियन, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। अब ये जो ज्वालामुखी है ये इस पिछले वाले की अपेक्षाकृत क्या होता है, इस पिछले वाले की अपेक्षाकृत क्या होता है, तीव्र विस्फोटककारी होगा ना। साथ ही साथ ये सर्वाधिक भ्रंशकारी, हो सॉरी, सर्वाधिक विनाशकारी होता है, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी का प्रकार है। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखीता का प्रकार है कौन सा, पिलियन। अगर यदि विनाशकारी की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर पिलियन तुल्य जाएगा। ठीक है, आए समझ में। इसका अगर यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको मिलेगा क्राकाटाओ, क्राकाटाओ ज्वालामुखी। इसके अलावा ये कहां पर है, सुमात्रा और जावा द्वीपों के मध्य सुंडा जल संधि में क्षेत्र में अवस्थित है। ये क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, तो सुमात्रा जावा द्वीपों के मध्य जो सुंडा जल संधि है उसमें अवस्थित है क्राकाटाओ ज्वालामुखी। इसके अलावा एक और माउंट ताल, माउंट ताल ज्वालामुखी जो कि कहाँ अवस्थित है, फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ अवस्थित है, फिलीपींस में। चलिए, यहाँ तक की चीजें हमें हो गई। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा बचा है कौन सा, विसुवियस, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। तो जो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी है ये समझना,
पिलियन क्या बोला मैंने आपको, सर्वाधिक विनाशकारी। तो पिलियन की अपेक्षा कम विनाशकारी होता है, लेकिन इसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। ठीक है, तीव्रता, विस्फोटकता की तीव्रता सर्वाधिक, लेकिन विनाशकारी की बात करेंगे तो उसकी अपेक्षा ये कम होता है। इसका एग्जाम्पल माउंट विसुवियस। ठीक है ना, आगे समझ में? यहां तक किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यदि कोई कंफ्यूजन है, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद अब हमें डिस्कस करना था इसके क्या कारण। तो कारण नहीं, वितरण इसका ना। देखिए हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, प्रकार और वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बच रहा है वितरण, इसके प्रभाव, ज्वालामुखी आकृतियां और संबंधित अन्य पहलू। तो हम अब इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्या है, कुछ कुछ कंसेप्ट आपको जो ऐसे मिले हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर यदि मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा तो आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम बहुत इत्मीनान से वैश्विक स्तर का इसका वितरण और भारतीय स्तर पर देखेंगे, साथ ही साथ इसके प्रभाव, ज्वालामुखी आकृतियाँ और संबंधित पहलू हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।